न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। शुरुआत करेंगे दिन भर कॉन्फ्रेंस के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। मैं आप सभी का सर्वप्रथम अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। आज बेसिक शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की उनसे प्रेरणा लेते जिस तरह से हम सब लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में कार्य किया है, अपने विद्यालयों में पठन पाठन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से हम सब लोगों ने प्रयास किए, मुझे लगता है कि आज बेसिक शिक्षा विभाग की स्थिति अगर हम आज से 8 वर्ष पहले से तुलना करेंगे और आज के परिषदीय विद्यालयों से अगर हम तुलना करेंगे तो उसकी स्थिति आज जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। आज परिषदीय विद्यालयों में हम हर एक मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। कार्य किया जा रहा है कि हर एक बच्चे को जो उसके लिए शिक्षा का अधिकार, हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार, उसको उपलब्ध कराने के लिए हर एक सुविधा हर एक बच्चे तक सरकारी स्कूल के माध्यम से हम सब लोग उपलब्ध कराएं। इस दिशा में हम सब लोगों ने बहुत तेजी से कार्य किए और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2017 से पहले हम सब लोग देखते थे अपने परिषदीय विद्यालयों में कि बेसिक नेसेसिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोगों को कमी देखने को मिलती थी और उसके कारण जो अभिभावक होते थे, निम्न वर्ग के गरीब परिवारों के अभिभावक भी परिषदीय और सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने से कतराते थे। हमने 19 पैरामीटर्स पे कायाकल्प के अंतर्गत, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया और 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे कार्य करते हुए 96% अपने स्कूल्स को आज सैचुरेट कर लिया है और इसका फलस्वरूप ये हुआ है कि हमारे विद्यालयों में, स्कूल्स में आज सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। पीने के लिए पेयजल की सुविधा है, क्लासरूम्स में टॉयलेट्स है, बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था है वहां पे और बच्चों को वहां पे जो नामांकन है, बच्चों का नामांकन के लिए वहां पे आज जो उसका स्तर है वो आज बहुत तेजी से बढ़ा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार भी लगातार हर वर्ष हमारा स्कूल चुनाव अभियान का कार्य चलता है और जिसके माध्यम से सभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका प्रारंभ करते हैं, सभी जनप्रतिनिधि और सभी सामान्य लोग भी इसमें अपना सहभागिता दर्ज करते हैं और जिसके माध्यम से हम सब लोग बच्चों को नामांकित करते हैं। इस वर्ष भी हम सब लोग 27,53,394 बच्चों को सत्र 2025-26 में नए नामांकन करने में इस बार हम लोग सफल हुए। हम हर वो कार्य हमारी सरकार कर रही है जो कि बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में लेकर के जाने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, बच्चों के लिए सहायक होगा, योगदान होगा, उस निर्णय को हमारी सरकार ले रही है। और जहां तक हम सब लोग बात कर रहे हैं स्कूल्स के पेयरिंग को लेकर, क्योंकि ये आज के समय में सबसे ज्यादा बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर चर्चा का विषय बन चुका है। मैं इस विषय में जानकारी देना चाहता हूँ कि पेयरिंग के विषय में हमारी सरकार का निर्णय कोई नया निर्णय नहीं है। ये पेयरिंग की जो प्रक्रिया है काफी लंबे समय से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। 2024 में इस पेयरिंग के विषय में सबसे पहले चर्चा हमारे यहाँ पे प्रारंभ हुई, जिसके ऊपर बैठकें की गई और जिसपे अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे बैठकों का आयोजित किया गया। विभिन्न जिलों पर भी इसकी जानकारियों को एकत्रित किया गया। उसके बाद में ये सारी जो पेयरिंग की प्रक्रिया है इसको पूर्ण करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जो इस पेयरिंग की प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ रहा है। पूर्व में भी कई प्रदेशों में, क्योंकि एनईपी के अंतर्गत भी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए इसको उसमें मेंशन किया गया है और अपने संसाधनों को हम किस तरह से बेहतर प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए उसको बेहतर, बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए उसको किस तरह से हम लोग बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम ये पेयरिंग का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्षों में, पिछले समय में 2014 में राजस्थान में इस पेयरिंग की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण किया गया, जिसके अंतर्गत 20,000 विद्यालयों को पेयर किया गया। मध्य प्रदेश में 2018 में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत पहले फेज में 36,000 विद्यालयों को और लगभग 16,000
समेकित परिसरों को वहां पर निर्मित किया गया। ओडिशा में 2018-19 में इसको किया गया, जिसके अंतर्गत 1800 विद्यालयों को भेद किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में और 2024 में चरणबद्ध तरीके से 2 फेज में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जहां पर ये पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है, बल्कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि पेयरिंग से और बेहतर क्या लाभ लिए जा सकते हैं, उसको भी हम सब लोगों ने इस अपनी व्यवस्था के अंदर होते हुए उसको समायोजित करने का प्रयास किया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि पेयरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 10,000 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिनको हम लोगों ने ऐसा समझा कि उनको पेयर किया जाना उचित है, जिसके अंतर्गत अभी ये प्रक्रिया लगातार पिछले 1 माह से चल रही है और इसमें लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला बीएसएस के स्तर पे, सीडीओस के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और जिसपे पेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहाँ पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहां पे अधिक उपलब्ध है, इस तरह की जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का निर्णय है, इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालय मर्ज करें जहाँ पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके। डिजिटल संसाधन जो विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं, उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्ज करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। ये सुनिश्चित किया है कि छात्रों की और शिक्षकों का जो अनुपात है, यानी पीटीआर जो है, पीटीआर को बराबर रखा जा सके। छात्रों और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो बराबर रहे। 30 बच्चों पे प्री प्राइमरी में 30 बच्चों पे 1 शिक्षक का और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक का जो अनुपात मानक बनाया गया है, इसको पूरा करते हुए भी हम सब लोगों ने मर्जर की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। ये सुनिश्चित किया है कि हर विद्यालय में, क्योंकि 50 से कम के विद्यालय को ही मर्ज किया गया है, वहां पे ये सुनिश्चित किया गया है कि हर विद्यालय में मिनिमम 3 अध्यापक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति अवश्य की जाएगी, जिससे कि पठन पाठन के कार्य को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संचालित किया जा सके और बच्चों के ऊपर जो शिक्षकों के लिए एक अनुपात वो भी, जैसे कि मैंने बताया, 30 बच्चों पे और 35 बच्चों पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, उसको हम लोग पूरा कर सके। इसको देखते हुए इस मर्जर की प्रक्रिया को हम सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में कई सारे लोगों से ये सारी इस तरह की जानकारियां मिली कि सरकार स्कूल्स को बंद करने जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे संचालित परिषदीय विद्यालय हैं, लगभग हमारे पास में 1,32,886 विद्यालय हमारे पास में परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित। ये सभी 1,32,886 विद्यालय पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन सभी विद्यालयों का यूटाइज कोड है और जो विद्यालय मर्ज किए गए, क्योंकि मर्जर का अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जिलों में मर्ज करने के बाद 1 किलोमीटर का हम सब लोगों ने निर्देश दिए कि 1 किलोमीटर से अधिक की सीमा 2 स्कूल को मर्ज किया है नहीं होनी चाहिए, और उससे अधिक है तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे कि बुंदेलखंड है और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे नदी नाले या इस तरह की कोई सुविधा, मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में, वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय भले ही
अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए, उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं।